बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पहले 19 सवाल डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 20 और चंद मज़ीद सवाल ये इस टॉपिक से रिलेटेड है जो आपके सामने लिखा हुआ है, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे। ये टॉपिक कब एप्लीकेबल होता है? ये टॉपिक उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हो, उसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना तकरीबन नामुमकिन हो। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n एक पैरामीटर होता है, n की वैल्यू बहुत बड़ी दे दी जाए, फ़र्ज़ करें जैसे इस सवाल में 200 दी गई है, तो आपको फिर प्रोबेबिलिटीज़, इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने में बहुत वक्त लगेगा। फॉर एग्जांपल 80 और 120 के दरमियान अगर प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है तो आपको 80 की प्रोबेबिलिटी, फिर 81 की, 82 की एंड सो ऑन 120 तक कैलकुलेट करते वक्त बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो सवाल तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, इसमें दो पैरामीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एक पैरामीटर है n और दूसरा है p। तो इस सवाल में p अगर देखें तो वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। तो यहाँ पर हेड्स की बात की गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है एक कॉइन में? 1/2 होती है। ठीक है, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं n और p, ये आपको दिए हुए हैं। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इस सवाल को करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो उससे बचने के लिए हम ये टॉपिक यूज़ करते हैं, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक कब एप्लीकेबल होता है? जब NP, ये एक रूल ऑफ थंब कह लें इसको, और NQ दोनों 5 से बड़े हों, 5 से बड़े हों, उस सूरत में ये टॉपिक अप्लाई होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लीजिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है और बाइनोमियल डिस्क्रीट है। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से अगर हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल करें तो उसमें एरर्स के चांसेस होते हैं, यकीनन एरर्स आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, उसको कहते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन। वो क्या है, उसके क्या रूल्स हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये है जनाब कंटिन्यूटी करेक्शन, कि आपने क्या करना है, अगर x लेस देन x1 हो, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए ऐसी कि जैसे यहाँ पर लेस देन 90 पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 90, पार्ट 2 में देख लें। जब ये पूछी गई हो, यानी कि लेस का साइन आपको नज़र आ रहा है, उस सूरत में आपने ये 0.5 ऐड कर देना है। मतलब क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही आपने ये काम कर देना है, 90 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लेस देन 90 हेड्स, x लेस देन 90 आप फाइंड कर रहे हैं तो ये काम कर देना है। इसी तरह कोई सवाल है x ग्रेटर देन 90 हेड्स होता फ़र्ज़ करें, तो फिर आप 0.5 ऐड कर देते। यहाँ पर सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये इसको ठीक कर लें। अगर लेस हो तो फिर 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर ग्रेटर हो तो 0.5 ऐड करते हैं। इसको करेक्ट कर लें, ये गलत है। ठीक है जनाब, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये करना है जनाब, ये देखें, अब यहाँ पर सवाल है बिटवीन 80 एंड 120 हेड्स इंक्लूसिव। अब इसमें क्या करना है? इसमें आपने जनाबे वाला ये लिखा हुआ है ना, इसको ट्रांसलेट करें ऐसे, x 80 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 120। क्योंकि यहाँ पे इंक्लूसिव का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो मैंने लेस के साथ इक्वल टू का साइन भी डाला कि 80 भी शामिल है, और 120 के साथ ये इक्वल टू का साइन इसलिए डाला कि 120 हेड्स भी शामिल है। ठीक है, इंक्लूसिव का ये मतलब होता है। अच्छा, अब जब हम रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा 79.5 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 120.5। ये कैसे बना? ये देखिए जी, मैंने आपके सामने रूल लिखे थे कि जब x लेस देन इक्वल टू x1 हो, उस सूरत में हम ऐड करते हैं 0.5, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू x1 हो फिर हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस रूल को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ये काम करें, इसको समझें, तो 80 इज़ लेस देन इक्वल टू x है, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो आपके सामने क्या असूल है, ये देखें लिखा हुआ है, ये नीचे x ग्रेटर देन इक्वल टू x1 हो, उस सूरत में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने यही काम किया, 80 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया और 120 में
0.5 ऐड किया, ठीक है। ये देखें, जब x लेस देन x इक्वल टू x1 हो उस सूरत में हम ऐड करते हैं। तो यही काम किया जनाबे वाला हमने। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें यहाँ इंक्लूसिव का वर्ड ना होता, इंक्लूसिव का वर्ड ना होता तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होती? देखिए फिर ये सवाल इस तरह होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ 80 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 120। उस सूरत में क्या करते? देखें x यूँ पढ़े इज़ ग्रेटर देन 80, तो जब x ग्रेटर देन 80 हो उस सूरत में हम क्या ट्रांसलेट करते हैं, कौन सा रूल लगाते हैं? ग्रेटर हो तो 0.5 ऐड करते हैं और लेस का साइन हो तो 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस सूरत में ये इस तरह हमने कंटिन्यूटी करेक्शन करनी थी। ये आपके सामने मैंने असूल दे दिए, ठीक है, आपके सामने पेश कर दिए। ये असूल आप इस्तेमाल करते हुए इन सवालों को पहले ठीक करेंगे, कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर आपने इनको मज़ीद सॉल्व करना। तो जब इक्वल टू इस तरह प्रोबेबिलिटी पूछी जाए x इक्वल्स टू 100, तो इस सूरत में मैंने आपको जो रूल्स दिखाए हैं, एक दफ़ा ऐड करते हैं 0.5 और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा 99.5 लेस देन x इज़ लेस देन 100.5, ठीक है। तो 100 में से एक दफ़ा 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, एक दफ़ा ऐड किया। तो यूँ इन सवालों। अब मैं आपको एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, जो रह गए थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाकी पार्ट्स भी यहाँ पर कंटिन्यूटी करेक्शन करके मैंने आपको दिखा दी है। बाकी आपने इनको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेना है। ये भी एरिया प्रॉब्लम्स की तरह ही सॉल्व होते हैं। तो 21A और B पार्ट ये भी इसी टॉपिक के सवाल हैं। इसमें N और P मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट होते हैं। N तो क्वेश्चन में दिया गया होता है और P जो है आपको बता दिया कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अच्छा, 22वां सवाल भी देख लीजिए। मैंने सारे क्वेश्चंस में आपको प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बनाकर दे दी है, आप इनको खुद से कम्प्लीटली सॉल्व कर लीजिएगा। 22वां का बी पार्ट भी देख लीजिए। 23वां सवाल जो है इसका जो ए पार्ट है, इसमें आपको क्वार्टाइल्स दिए हुए हैं, Q1 और Q3 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो पहले आपने म्यू और सिग्मा फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए आप म्यू और सिग्मा फाइंड कर लीजिएगा। ये देखें जी, 23 के ए पार्ट में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, म्यू इक्वल होता है Q1 प्लस Q3/2। तो फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल किसके इक्वल होता है ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है। तो म्यू ऐसे फाइंड कर लीजिएगा और फिर म्यू की वैल्यू और Q1 की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करके आप सिग्मा भी फाइंड कर सकते हैं। जब म्यू और सिग्मा आ जाएगा तो फिर ये दो प्रोबेबिलिटीज़ भी आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। 23वें का बी पार्ट जो है वो आपको पता है, आपने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। 24A 24B ये भी एरिया प्रॉब्लम्स हैं। इनकी स्टेटमेंट्स भी मैंने ये आपके सामने लिखी हुई हैं, 24A और 24B की। ये सिंपल एरिया प्रॉब्लम्स हैं, ठीक हो गया। अब आ जाएं जी आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल जो है ये ज़रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पूछे हुए हैं। तो आपको बताया हुआ है कि एक पॉइंट है, उससे नीचे 10% एरिया है, ठीक है। तो वो पॉइंट भी दे दिया, वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 40 इज इक्वल टू 0.10। 40 वो पॉइंट है जिससे नीचे 10% एरिया और 60 वो पॉइंट है जिससे नीचे 70% एरिया। तो ये आपको एक ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिगर बनानी है और उसमें करना है, लेकिन मैंने अलग अलग करके इसलिए समझा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी, ये भी मैंने आपके सामने बना दी हैं। उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप पहले सिग्मा फाइंड कर लेंगे और उसके बाद म्यू फाइंड कर लेंगे। ये आपके सामने सारा काम किया गया है। ये बिल्कुल उसी तरह ही ये सवाल भी होते हैं जैसे इन्वर्स यूज़ ऑफ टेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क इस सवाल में ये था कि आपको एरिया भी दे दिया गया था और पॉइंट्स भी दे दिए गए थे, आपसे म्यू और सिग्मा पूछ लिया गया था।